Bismillahirrahmanirrahim. Physics second year National Book Foundation, chapter name quantum physics, topic name discrete energy level in an atom and its spectra. It's the last topic of this chapter and I think this is a very important topic regarding the quantum physics. और quantum physics के लिए ये टॉपिक important है, थोड़ा सा इसमें तखीर हुई इसलिए कि मॉडल पेपर में इस टॉपिक फॉर्मेटिव ना और समेटिव शो नहीं होता, बट इन्होंने ऊपर करके लिखा हुआ है। इसमें से दो क्वेश्चन उसने बनाया है, स्पेक्ट्रा का अलग बनाया हुआ और इसका अलग बनाया हुआ एनर्जी लेवल का, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन एन एटम एंड स्पेक्ट्रा। देखें, हम क्लास 9th में जो हमने बेसिक पढ़ा था अबाउट एटम, एटम होता क्या है, हमें पता लगा कि एक न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और आपके पास न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एनर्जी ऑर्बिट्स में, एनर्जी लेवल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, शेल कहा जाता है। ये चीज़ें हमारे पास बेसिक नॉलेज था, ये हम पढ़ के आए थे, बट आज इसी के बारे में थोड़ी सी बात होगी। पॉइंट्स चलेंगे जो आपकी किताब लिख रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि उस थ्योरी को भी लिखाया जाए जिस थ्योरी के लिए आप बारहा मैसेज करते हैं कि सर थ्योरी लिखवाया करें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वही चीज़ लिखवाई जाए जिसको आप पूरा नोट डाउन कर लें और आप अपने पास उसी का मतलब पूरा टॉपिक इस तरह बना लें, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको बुक से तैयार करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक डेफिनेशन जो आपने बचपन से पढ़ी है, द पाथ वेयर electrons revolve around the nucleus called shell। हम उसको शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं और एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। एनर्जी लेवल समझिएगा। इसके बाद डिस्क्रीट के बारे में आते हैं। टॉपिक का जो नाम है, यहाँ तक टॉपिक अलग है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन एन एटम, और फिर स्पेक्ट्रा के बारे में, हमने स्पेक्ट्रम के बारे में ज़्यादा पढ़ना है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम की टाइप्स कितनी होती है। कोई टॉपिक को इतना डिफिकल्ट नहीं है, देखने में बेसिकली आपको लग रहा होगा यार पता नहीं इस टॉपिक में क्या है, बुक में भी बहुत बड़ा है, बट इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। मैंने कहा वो रास्ता, वो पाथ, वो जगह, वो ऑर्बिट, वो हदूद जहां पे इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल का नाम देते हैं। सर ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन भी पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के गिर्द आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में घूम रहा है, जिसको हम ऑर्बिट का मुख्तलिफ ऑर्बिट उसमें घूम रहा है, जिसको हम ऑर्बिट का या शेल का या एनर्जी लेवल का नाम देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट डुप्लेट के ग्रुप बारे में हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब शेल्स बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के शेल हैं आपके पास। आपने जो पढ़े थे केमिस्ट्री में, के एल एम एन शेल्स। ठीक है जी, आपके शेल्स पाए जाते हैं, शेल्स आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब इसी तरह से शेल्स बेसिकली वो ऑर्बिट है, वो रास्ता है, वो पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के गिर्द मूव करते हैं या न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं। ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियस को आप ये चीज देखें कि जिस तरह आपकी जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन को आप जमीन समझें और न्यूक्लियस को आप सूरज समझे। तो न्यूक्लियस के गिर्द कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम शेल या एनर्जी लेवल का नाम देते हैं। बस ये डायग्राम को समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब होता क्या है, बेसिकली मैं आपको अगली बात समझाने जा रहा हूँ, डिस्क्रीट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्पेसिफिक allowed orbits called discrete एनर्जी लेवल। डेफिनेशन लिखें, परेशान ना हो, समझाता हूँ ये क्या चीज है। अब देखें, ये मिसाल के तौर पे आपके पास पहला शेल है, के शेल। ठीक है, इसके बाहर भी एक ऐसा ऑर्बिट होगा, एक फर्जी ऑर्बिट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं कर सकेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने अलाउड ऑर्बिट में मूव करता है, जिस ऑर्बिट में उसको मूव करवाया जाता है और जिस ऑर्बिट के लिए उसकी एनर्जी उसको इतनी हिम्मत देती है, भाई साहब तुम यहाँ से उठ के वहां जाओ और तुम उस ऑर्बिट में जाके मूव करो।
अब फॉर एग्जांपल ये के शेल है, या आपके पास एनर्जी स्टेट E1 है, तो दूसरी जो आपके पास दूसरा ऑर्बिट है L, इसको मैं एनर्जी स्टेट E2 का नाम दे दूंगा, और जो तीसरा ऑर्बिट है मेरे पास उसको मैं M या एनर्जी स्टेट E3 का नाम दे दूंगा। अब इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा E1 में अगर मूव कर रहा है तो उसको अलाउ किया जाएगा कि वो सिर्फ जाके E2 में मूव करे, वो कभी भी इनके सेंटर में अगर कोई ऑर्बिट है उसमें मूव नहीं करेगा। इसी तरह L और M के दरमियान में, मतलब E2 और E3 के दरमियान में अगर कोई फर्जी ऑर्बिट है वहां पे ये मूव नहीं करेगा। तो इस बारे में लिखता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्पेसिफिक अलाउड ऑर्बिट, ये अपने जो ऑर्बिट इनको दिया जाता है, अलाउड किया जाता है कि भाई साहब तुम यहाँ से के शेल से उठ के L में जाओगे, L से उठ के M में जाओगे, M से उठ के N में जाओगे, इनके दरमियान में अगर कोई पाथ है, इनके दरमियान में अगर कोई रास्ता है, तो तुम वहां पे कतअन रिवॉल्व नहीं कर सकते। बेसिकली ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं। तो लिखता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्पेसिफिक अलाउड ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। तो बेसिकली इसी को डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कहा जाता है कि जो अलाउड ऑर्बिट होते हैं जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है उसको हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कहते हैं। फिर इसके अलावा आपकी किताब दो डेफिनेशन लिख रही है, एक्साइटेशन स्टेट और डी एक्साइटेशन, तो उसके बारे में आपको चंद बातें लिखवा देते हैं। बेसिकली अब होता क्या है, मेरी बात पे जरा समझिएगा, पहले चलें थ्योरेटिकल पॉइंट लिख लें। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव from lower to high energy level, to move from lower to higher energy level called excitation। सर मेरी बात पे गौर करें, मेरी बात अभी आपने समझनी है। मैं आपको फोटोन के बारे में बड़ी बेसिक बातें बता के आ चुका था। देखें, अगर इलेक्ट्रॉन E1 में या के शेल में आपके पास रिवॉल्व कर रहा है तो सर वो ये बेसिकली लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, जिसके पास जितनी कम एनर्जी है उतना वो न्यूक्लियस के नजदीक रिवॉल्व कर रहा है। देखिए, अगर आपके पास पैसे ज्यादा हो ना तो तब भी आप घर से दूर जाते हैं कि यार भूख लगेगी तो वक्त जरूरत में फौरन घर आ जाओ। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हो तो आप घर से ज्यादा दूर जाते हैं, पैसे कम हो तो आप घर से नजदीक रहते हैं, यार भूख लगेगी मैं वक्त जरूरत घर आ जाऊंगा। अब इनकी भी यही मिसाल है, जिनके पास एनर्जी कम है ना, जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कम है वो न्यूक्लियस के नजदीक घूम रहे होते हैं, वो न्यूक्लियस के नजदीक घूम रहे होते हैं। और जिनके पास एनर्जी ज्यादा है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर जाकर घूमते हैं, जिनके पास मजीद ज्यादा है वो एम में, जिनके पास मजीद ज्यादा है वो एन शेल में घूम रहे होते हैं। तो बेसिकली एनर्जी चाहिए होती है किसको, इलेक्ट्रॉन को, किस लिए कि वो मूव करे फ्रॉम लोअर से हाई एनर्जी। और हम एनर्जी देते कैसे, हम मूव इसको कराते कैसे हैं? सर हम ऐसा करते हैं, यहां से फोटोन ऑफ लाइट या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ लाइट फेंकी जाती है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी इसको चाहिए होती है, ठीक है जी, ये एनर्जी रिक्वायर्ड। और एनर्जी अब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ये इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ से बीम ऑफ लाइट फेंकते हैं इस इलेक्ट्रॉन पे, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और फिर इसमें एनर्जी ताकत आती है, तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से फॉर एग्जांपल ये E1 उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पे E3 पे चला गया, इसको हम एक्साइटेशन का नाम देते हैं। सर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एनर्जी चाहिए होती है किस लिए कि आप लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाएं, इट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। और डी एक्साइटेशन क्या है सर, जब आपके पास एनर्जी खत्म हो जाए, जब आपके पास भूख लग जाए, जब आपको वापस घर आने की तलब बन जाए। वो सुना था आपने कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो घर तो आना पड़ता है, ठीक है, घर आप, दिल उनका घर है, वो इस दिल में आते रहते हैं, कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद। तो दिल बेसिकली ये जो आपके पास न्यूक्लियस है ना, ये घर है, यहाँ पे आना पड़ेगा। आपको एनर्जी मिली, आप तीसरे ऑर्बिट पे चले गए, फिलहाल आपने घूम लिया, जितनी देर आपके पास वो एनर्जी मौजूद थी आपने वहां पे रिवॉल्व किया, एनर्जी खत्म हुई, आप वापस उठ के अपनी जगह पे आ गए। जब आप अपनी जगह पे आते हैं तो क्या होता है सर, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी को आप इमिट करते हैं ना, खारिज कर देते हैं सर, फिर एनर्जी आपके पास रहती नहीं है, एनर्जी फोटोन ऑफ लाइट जो था वही फोटोन ऑफ लाइट आपके पास रिलीज हो जाता है। एनर्जी इज रिलीज इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम
हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो सर एनर्जी रिलीज हो जाती है, बेसिकली एनर्जी खारिज हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है हायर एनर्जी से लोअर की तरफ। वो कैसे खारिज होती है सर? फोटोन ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट दी, एनर्जी इसमें आई, एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन के शेल से उठ के एम में चला गया या एन में चला गया, और जब उसके पास वहां पे एनर्जी खत्म हुई वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और फिर क्या करेगा? हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ वापस आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की जो चीजें हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको रेज किया जा रहा है। फिर यहां से आगे अब हम स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट समझते हैं। स्पेक्ट्रम क्या चीज है? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के बारे में जो बातें मैं समझता हूँ आपको बतानी चाहिए थी या जो आपके लिए इनफ थी वो हमने कर ली है। इसकी थोड़ी सी एनर्जी निकालेंगे कि सर एनर्जी बेसिकली है क्या, एनर्जी होती क्या है और वो किस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होती है। तो वो चीज़ हम निकाल के फिर हम स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको मसला पैदा करती है, ये क्रिएट करती है। मैं समझता हूँ कि ये बेसिक नॉलेज आपको तो पहले भी था अबाउट शेल, एक्साइटेशन, डिएक्साइटेशन, चले आपके लिए अगर नई चीज़ हो सकती है, लेकिन शेल, सब शेल ये चीज़ें पुरानी ही हैं। इनके बारे में आप अपने पास जो चीज़ लिखवाई है इसको नोट डाउन करें। अब बेसिकली जो आपके पास एनर्जी है, आप पढ़ के आए थे, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमने पढ़ा था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, तो E इज इक्वल टू HF, ये हम रिलेशन पहले पढ़ के आए। अब एनर्जी यहाँ पे स्टोर कितनी होती है या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करती है या उसके पास फोटॉन उसको एनर्जी देता कितनी है कि वो कितना दूर जा सके, तो हम लिख सकते हैं HF विच इज इक्वल टू, जहां तक वो गया, फॉर एग्जांपल पहले एनर्जी लेवल में वो था, तीसरे एनर्जी लेवल में चला गया, के एल एम शेल में वो चला गया के से उठ के, तो एम शेल का नाम मैंने कहा वो E3 है एनर्जी लेवल। और ये आपके पास अब एनर्जी लेवल की बात हो रही, शेल्स को आप माइंड से निकालें, वही बेसिकली शेल ही होते हैं। तो हम इसकी एनर्जी को बेसिकली क्या कह सकते हैं? HF विच इज इक्वल टू E3 माइनस E1। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से उठ के, मतलब पहले शेल से उठ के आपके पास दूसरे शेल में चला गया, तो हम उसको बोलेंगे E2 माइनस E1। तो ये बेसिकली आपके पास एनर्जी का डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन एन एटम एंड स्पेक्ट्रा। तो एनर्जी हमने बता दी बेसिकली ये होती है। अब हम स्पेक्ट्रा के बारे में आते हैं, और यह बहुत कॉमन कंसेप्ट है। स्पेक्ट्रा बेसिकली क्या है, इसके बारे में दो बातें लिखे, फिर इसको आपको बहुत अच्छी तरह समझाया जाएगा। लिखिएगा, अ स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड by using a prism or diffraction grating। मेरी कोशिश होगी कि वही चीज लिखवाई जाए जो आपके लिए इनफ है। मैं पूरी किताब को नहीं छापूंगा, क्यों कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक उस लेवल का नहीं है कि आप ये कहेंगे ये टॉपिक आपको बहुत उसमें इंपॉर्टेंट है, बट ये कॉमन कंसेप्ट है। यहाँ से स्पेक्ट्रम से आपके पास चीजें लग सकती हैं। कहता है स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है बाय यूजिंग अ प्रिज्म और डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग से टू सेपरेट वेरियस वेवलेंथ इनटू अ बीम ऑफ, टू सेपरेट वेरियस wavelength into a beam of light। अब होता क्या बेसिकली, ये चीज क्या है, स्पेक्ट्रम होता क्या है? मेरी बात सुनिएगा। आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, आपने इसके रास्ते में एक प्रिज्म रख दिया। प्रिज्म के बारे में आपको पता है। अभी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो व्हाइट लाइट है, बेसिकली ये व्हाइट लाइट, जब मैंने इस प्रिज्म को इससे प्रिज्म को हिट किया, ये व्हाइट लाइट है। बेसिकली मोनो का मतलब होता है सिंगल, यक दर्जी, यक रंगी। मोनो क्रोमेटिक लाइट, ये बेसिकली व्हाइट लाइट है। जब इसका मीडियम अभी एयर है, जब ये प्रिज्म में से पास होगी ना सर, प्रिज्म में से पास होगी तो ये 7 मुख्तलिफ कलर में, कितने कलर में सर? 7 मुख्तलिफ कलर में आपको स्प्लिट डैन होते हुए नजर आएगी। डायफ्रैक्शन होगी या रिफ्रैक्शन होगी, इनकी 7 मुख्तलिफ कलर में 7 मुख्तलिफ कलर ये बनाएगी आपके पास, ये बेसिकली। और आप ये याद रखिएगा, लिखिएगा भी साथ, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, तो ये 7 कलर्स कैसे बने
आपको याद हो कि बारिश के बाद रेनबो बन जाया करता है, और जब रेनबो बनता है बेसिकली वो 7 कलर्स बनते हैं, जिसमें बेसिकली क्या बनता है, विब गयोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये 7 कलर के कलर बनते हैं विब गयोर। ठीक है, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। ये 7 तरह के कलर आपको रेनबो में नजर आते हैं। तो होता क्या है, जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, पहले यहाँ पे एयर से थी, फिर लाइट ग्लास में चली गई। ये बेसिकली प्रिज्म आपका शीशे का बना होता है, आपने क्लास 10 में देखा भी होगा। अब ये ग्लास में चली गई, और ग्लास से दोबारा, जब ग्लास से निकल के दोबारा अपना मीडियम चेंज करके एयर में लेके आती है, तो वो 7 मुख्तलिफ वेवलेंथ में, कितने में, टू सेपरेट वेरियस वेवलेंथ इनटू अ बीम ऑफ लाइट, के 7 मुख्तलिफ वेवलेंथ में जाके वो टूट जाती है। 7 मुख्तलिफ वेरियस कलर में आपको वो शो हो रही होती है। फिर वो आपको व्हाइट नहीं नजर आती, वो आपको फिर 7 कलर में नजर आ रही होती है। समझ आ गई बात की सर? अब इसके बाद इसके साथ लिख लीजिएगा 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आपके पास 2 तरह का होता है। एक आपके पास है लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, और एक आपके पास है कॉन्टिन्यूअस। लिखिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, वन इज लाइट एंड सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की एक बेहतरीन एग्जांपल आपके पास रेनबो है। रेनबो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता कैसे है कि एक लाइट दूसरी लाइट में बिल्कुल इस तरह मर्ज होती है। सर मेरे पास मुख्तलिफ तरह के कलर नहीं है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास वायलेट है, फिर इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये आपके पास इंडिगो में बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, फिर आपके पास ब्लू में ऐसे मर्ज हो जाएगा, फिर ये आपके पास ग्रीन में ऐसे मर्ज हुई होती है, ये ग्रीन, फिर आपके पास येलो में मर्ज हुई होती है, फिर इसके बाद आपके पास ये ऑरेंज में मर्ज हुई भी होती है। आपके पास अगर 7 कलर हो ना, तो उसको बना के बताएं, यकीन करें सोने पे सुहागा बन जाएगा। तो ये आपके पास रेड में ऐसे मर्ज हो रही होती है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो ये जो 7 तरह का आपके पास रेनबो बनता है, ये बेसिकली एग्जांपल होती है किसकी, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। और लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली आपके पास कैसे बनता है, ये आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम ऐसे बनता है कि कुछ रीजन आपके पास, आपको मैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ा के आया था, यंग का डबल स्लिट अपने माइंड में रखें, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कुछ रीजन आपके पास शेडेड होता है डार्क, फिर कुछ रीजन बीच में वाइट रीजन आ जाता है, फिर बीच कुछ रीजन वाइट है, और फिर कुछ रीजन डार्क, फिर इसी तरह कुछ रीजन वाइट, कुछ रीजन आपके पास डार्क हो जाता है, कुछ रीजन वाइट और कुछ रीजन आपके पास डार्क। ये आपको इस तरह का नजर आता है। इट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम इसको हम कहते हैं, और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है। आपकी किताब भी इनकी एग्जांपल्स बना के बता रही है, इनके डायग्राम्स बना के बता रही है, तो आपको बनाना पड़ेगी। फिर इसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम के आपके पास 2 टाइप्स हैं। एक है आपके पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक का नाम क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एनर्जी लेवल्स हैं, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इमिशन स्पेक्ट्रम। और एक आपके पास है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा आपके पास है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। एन एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ, लिखिएगा, एन एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी सी बात। एन एमिशन स्पेक्ट्रम, बस इसकी लादा डायग्राम बना देंगे ना, फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी। एन एमिशन स्पेक्ट्रम, देखें ये एमिशन स्पेक्ट्रम, इसकी लाइन स्पेक्ट्रम के 2 टाइप्स हैं, एक एमिशन है और एक एब्जॉर्प्शन है। और लिखता है कि एन एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 7, बल्कि लिखिएगा एन एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ, एन एमिशन स्पेक्ट्रम on a series of consist of series of separate bright lines, consist of series of several bright lines into the bright lines on a, बल्कि ऑन लिखना था, बस on a dark background। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, वो आपके पास बनता है कंसिस्ट ऑफ, अब बेसिकली बनता कैसे इमिशन स्पेक्ट्रम, आगे जाके इमिट कैसे होते हैं। देखें, मैंने आपको बताया कि जो हमने फोटॉन हिट किया ना, और उस फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को वहां से उठाया, उसकी एनर्जी लेवल को, मतलब उसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया,
एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन वहां से उठा मूव होना शुरू हो गया। और जब एक्साइटेड होगी, जब एक्साइटेशन के बाद वो जब डी एक्साइट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस फोटोन को बाहर फेंकेगा। जब फोटोन दोबारा आप आगे उसके आगे ग्लास स्लेब रखें या बीम ये रखेंगे आप, जब आप दोबारा उसके आगे प्रिज्म रखेंगे ना, तो फिर आपको वो 7 रंग में 7 रंगों में जाता नजर नहीं आता, ये याद रखिएगा। फिर उसकी एनर्जी वो नहीं रहती है। एनर्जी बेसिकली जाहिर सी बात है, फोटोन ऑफ लाइट की एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, फिर रिलीज भी हो सकती है, तो उस टाइम फिर उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, फिर एनर्जी वो नहीं रहती। तो इमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सेवरल ब्राइट लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। ठीक है जी, आपका बैकग्राउंड ये इस तरह का बनता है स्पेक्ट्रम, आप इसको बना लें, आपकी बुक पे बना हुआ है। आपका बैकग्राउंड सारा थोड़ा सा ये डार्क आपका सारा बैकग्राउंड डार्क हो जाता है, और बीच में इसके क्या है कि सेवरल ब्राइट लाइन ऑन अ डार्क बैकग्राउंड, उसके बीच में कुछ ब्राइट लाइन यहाँ पे बनती हैं, इसका करके कुछ ब्राइट लाइन बना दें ऐसे, वो जगह बिल्कुल वाइट कर लें। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये बातें बड़े गौर से, बड़ी आराम से, बड़ी तवज्जो से पढ़ा के आए हुआ हूँ। ठीक हो गया। एन इमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल ब्राइट लाइन्स ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, और फिर atomic absorption spectrum. An absorption spectrum consists of series of several, देखें ये बेसिकली किससे बना, ब्राइट लाइन से, और किससे बैकग्राउंड पे, डार्क बैकग्राउंड में। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ सेवरल डार्क लाइंस on a an absorption spectrum consists of several dark lines on a definite frequencies in a colored on a definite frequencies in a colored। अब आपके पास ये जो सारा बैंड बन जाएगा ना, ये आपके पास कलर बैकग्राउंड होगा, बेसिकली इन अ कलर बैकग्राउंड। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास रेनबो टाइप बनेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रेनबो टाइप कैसे बनेगा, ये आपने उसको बना के बता देना है। यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स होंगे सर, ये मुख्तलिफ कलर्स हैं आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे ये एक तेज कलर का बीच में लाइन बना दें, ये तेज लाइन, फिर मुख्तलिफ कलर्स हैं आपके पास, और यहाँ पे आपके पास एक गाढ़ी तेज लाइन आपने उसको बना के बता देनी है, इट इज बेसिकली अ एब्जॉर्प्शन इमिट। फिर आपके पास ये मुख्तलिफ कलर्स हैं, खुद ही बोलता है, यहाँ पे आपने इसको फिर गाड़ी तेज लाइन कहता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल डार्क लाइन और डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज इन कलर बैकग्राउंड में आपके पास बीच में डार्क लाइन आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास एक डार्क लाइन आ गई, ये आपके पास डार्क लाइन आ गई। ठीक है, ये है, फिर ये आपके पास डार्क लाइन आ जाती हैं। इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। दो टाइप्स होती हैं स्पेक्ट्रम की, एक लाइन स्पेक्ट्रम और एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, बाय यूजिंग अ प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। प्रिज्म को इस्तेमाल करके वाइट लाइट आपको पता है 7 मुख्तलिफ कलर्स में डिस्ट्रॉय तो नहीं कह सकते, 7 मुख्तलिफ वेवलेंथ में टूट जाती है, सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, जिसको हम स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। दो में याद रखें, बहुत शुक्रिया।